Hello everyone, welcome to Pragya Biology classes. This is Shyam Pragya and today we are going to discuss about asexual reproduction in plants, and in this chapter we have to discuss the topic, the method of asexual reproduction, that is vegetative propagation in plants. So in the previous class we have discussed the rest methods of asexual reproduction, and today we have to discuss vegetative propagation in plants. So before discussing vegetative propagation, we should understand what is vegetative propagation. ये vegetative propagation है क्या और ये वर्ड कहाँ से आया है? थोड़ा अटपटा सा वर्ड है, लेकिन हम लोग इसे समझेंगे कि ये वेजिटेटिव और प्रोपगेशन ये दोनों वर्ड्स के मतलब क्या है। तो जो वेजिटेटिव वर्ड है वो कहाँ से आया है? तो जो प्लांट्स के पूरे बॉडी पार्ट्स हैं, तो प्लांट्स पार्ट्स को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक वो पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, सो दैट पार्ट्स आर नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, तो प्लांट के वो पार्ट जो प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, दैट पार्ट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, वेयर इज द पार्ट दैट आर नॉट हेल्पिंग इन द रिप्रोडक्शन, सो दीज प्लांट्स आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावे प्लांट में जो भी पार्ट हैं उन सबों को हम लोग वेजिटेटिव पार्ट या फिर सोमैटिक पार्ट बोलेंगे। ओके, तो जैसा हम लोग सभी जानते हैं, वी ऑल नो दैट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर, एंड फ्लावर को छोड़कर अब कौन कौन से पार्ट बच गए? दीज आर लीव्स, स्टेम एंड रूट। तो ये जो पार्ट है, लीव्स, स्टेम एंड रूट, ये सारे पार्ट हो गए वेजिटेटिव पार्ट या फिर सोमैटिक पार्ट। ओके, अब ये वेजिटेटिव कहाँ से आया ये तो समझ में आ गया कि दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स, एंड वेजिटेटिव पार्ट्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट दोज आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के वो सारे पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम लोगों ने कहा वेजिटेटिव और सोमैटिक पार्ट, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जो सेकेंड टर्म है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, दिस प्रोपगेशन टर्म, ये कहाँ से आया? तो प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है अब हम लोग ये समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग हो गए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो वैसे पार्ट ऑफ द प्लांट जो कि जिनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो नए प्लांट को जन्म दे सकें, तो वैसे पार्ट ऑफ द प्लांट को हम लोग कहते हैं प्रोपग्यूल्स। उसे क्या कहते हैं? प्रोपग्यूल्स। और इसमें चूंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया। तो इस तरह से वो सारे वेजिटेटिव पार्ट दैट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, जो एक नए प्लांट को जन्म दे सकते हैं, तो उनको हम लोगों ने कहा प्रोपग्यूल्स। ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं, और जब प्रोपग्यूल्स के हेल्प से रिप्रोडक्शन होगा तो ऐसे रिप्रोडक्शन को प्रोपगेशन कहेंगे। तो इस तरह से अब समझ में आ गया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन वर्ड क्या है, कहां से आया है। तो अब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होगा वो प्लांट के ओल्डर पार्ट से होगा, कि प्लांट के पार्ट जैसे कि रूट हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, सिर्फ फ्लावर को छोड़कर, क्योंकि फ्लावर पार्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो फ्लावर को छोड़कर प्लांट के बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं तो वो सारे जो हो गए वेजिटेटिव पार्ट प्रोपगेशन में। अब कौन कौन से पार्ट हेल्प करेंगे, कौन कौन से पार्ट के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो नए प्लांट को जन्म दे सकते हैं, तो ऐसे पार्ट्स के बारे में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पढ़ेंगे। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दीज आर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक तो नेचुरली जो अगर करेगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो इन दिस वीडियो यू विल फाइंड नेचुरल
वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिटेलिंग। ओके, तो जो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। अब ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, कितने तरह से होगा, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट कौन कौन करेंगे, या तो लीव्स, या तो रूट, या तो स्टेम। तो लीव्स की अगर बात की जाए तो कुछ प्लांट्स के लीव्स में कुछ स्पेशल टाइप के बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइलम की, तो ब्रायोफाइलम के लीव्स के मार्जिन में जो है वो क्या होगा, एक स्पेशल काइंड्स के बर्ड्स पाए जाएंगे, और इस बर्ड्स में वो कैपेसिटी होती है कि वो नए प्लांट को जन्म दे सकती है। ओके, ब्रायोफाइलम लीव्स के जो मार्जिन्स होते हैं वहां पर स्पेशल बर्ड्स पाए जाते हैं, और एज वी नो बर्ड्स आर हैविंग कैपेसिटी टू डेवलप और टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट पार्ट्स। तो ये क्या होता है, लीव्स में, लीव्स के ऊपर ही कभी कभी क्या होता है, वो जो स्पेशल बर्ड्स होते हैं वो जर्मिनेट करके एक नए प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे प्लांटलेट्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो प्लांटलेट लाइक स्ट्रक्चर हैं ये कभी कभी डिटैच होकर, ये फुल्ली ग्रोन लीव्स के ऊपर होते हैं, और ये मार्जिन से डिटैच होकर जब ये सॉइल पर गिरते हैं तो जहां पर ये सॉइल से कांटेक्ट में आते हैं वहां पर क्या होता है, रूट डेवलप होता है और नए प्लांट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से एक जो स्पेशल मार्जिन में जो स्पेशल बर्ड्स पाए गए वहां से प्लांटलेट लाइक स्ट्रक्चर, plantlet came out. This plantlet after detachment from the leaves, ये it fall on the soil, और soil के कांटेक्ट में जहां आया वहीं से एक नए ब्रायोफाइलम के प्लांट में बदल गए ये लोग। तो ये कभी कभी क्या होता है कि पूरी की पूरी लीफ ही जमीन पर गिर गई, और जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वहां पर लीफ के मार्जिन से रूट डेवलप होता है और शूट सिस्टम भी डेवलप हो गया, स्मॉल प्लांटलेट देन कन्वर्ट्स इनटू न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट। और कभी कभी ये सिर्फ छोटे प्लांटलेट डिटैच होते हैं, कभी तो पूरे ब्रायोफाइलम के लीव ही डिटैच हो सकते हैं। तो ये तो ब्रायोफाइलम की बात हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे ब्रायोफाइलम में लीव्स पार्टिसिपेट करते हैं न्यू प्लांट्स के जन्म देने में या न्यू प्लांट्स बनाने में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स। अब हम लोग बात करेंगे अदर प्लांट पार्ट्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दूसरा प्लांट क्या है, स्टेम। तो स्टेम जो है वो भी पार्टिसिपेट करेगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। अब स्टेम की बात करें तो स्टेम दो तरह से कर सकता है, एक तो अंडरग्राउंड स्टेम्स भी होते हैं कुछ प्लांट्स में। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होंगे वो चार तरह के वेजिटेटिव प्रोपगेशन, चार तरह से उसमें हेल्प करेंगे। जैसे पहला है पोटैटो के एग्जाम्पल लें तो वो पोटैटो जो है ट्यूबर फॉर्म है, ठीक है। तो ये स्टेम ट्यूबर है। यहाँ पर क्या होता है, स्टेम जो कि जमीन के अंदर जाकर फूड स्टोर करना शुरू कर देते हैं फॉर ऐसे कंडीशन के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन के लिए प्लांट के, जब फूड नहीं अवेलेबल हो। तो इस कंडीशन के लिए जो फूड स्टोर करना शुरू कर देते हैं, तो ये एकदम फूला हुआ थिकेंड स्टेम है, ये थिक हो जाते हैं स्टेम। यहाँ पर सोलन स्टेम है और ये पोटैटो जो है जस्ट थिकेंड स्टेम पार्ट, ओके, मॉडिफाइड स्टेम है ये। तो ये जमीन के अंदर फूल जाते हैं और ये जो है अब नए पौधे को, पोटैटो के नए प्लांट को जन्म दे सकते हैं। तो इनमें क्या होता है ऐसा, तो चूंकि ये स्टेम के पार्ट हैं और स्टेम के पार्ट होंगे तो इसमें नोड्स भी पाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो नोड्स होते हैं और नोड्स के ऊपर जो ये छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं वो आइज के फॉर्म में होते हैं। तो इन केस ऑफ पोटैटो आइज के पास छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं एंड ये आइज फॉर्म में होते हैं। तो इनको अगर हम कट करते हैं, पोटैटो को अगर कट करेंगे और हर एक कट पार्ट में अगर एक आई रहे कम से कम, तो उस कट पार्ट को अगर हम प्लांट करते हैं तो वहां से जो बर्ड होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं न्यू प्लांट में। तो पोटैटो में आइज पार्ट ये जो है बर्ड के साथ होता है, इट कंटेन्स बर्ड एंड दैट ग्रोज इनटू अ न्यू plant part. So this is the example of tuber. Okay, tuber is nothing, this is the thickened stem part and this part store food for the unfavorable condition for the plant. Okay, और यहाँ से क्या
होता है, बर्ड डेवलप करता है, इसमें आइस में बर्ड होते हैं और वो न्यू प्लांट पार्ट में डेवलप करते हैं। तो ये तो हो गई स्टेम ट्यूबर की बात। तो अब हम लोग बात करेंगे राइजोम। राइजोम का एक अच्छा एग्जाम्पल है जिंजर। तो जिंजर में क्या होता है कि ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, थिक एंड स्टेम का तो ये एग्जाम्पल है, ये भी स्टेम मॉडिफाइड स्टेम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम का ये पार्ट है जहां पर कि स्टेम जो है थिक हो जाते हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। एंड इन राइजोम ऑल्सो नोड्स आर फाउंड। जिंजर में भी जो सर्कुलर लाइनिंग जो होती है वो है नोड, और नोड पार्ट से बर्ड्स जर्मिनेट करते हैं और इट गिव्स राइज टू द न्यू प्लांट। तो दैट इज राइजोम। एंड थ्रू राइजोम हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्ड we seen. Now we will discuss bulb. तो bulb क्या है, ये भी थिक और राउंडेड बेस है, ठीक है, एकदम गोल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। एंड दिस स्ट्रक्चर, इन दिस स्ट्रक्चर द एग्जाम्पल इज ओनियन। तो ओनियन के एग्जाम्पल को अगर हम लें तो ओनियन को जब कट करते हैं तो अंदर में प्लांट एम्ब्रियो रहता है। ये प्लांट एम्ब्रियो चारों तरफ से स्केली लीव्स से प्रोटेक्टेड रहता है बिकॉज दिस इज द मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम, तो स्टेम है तो यहाँ पर अंदर में जो बर्ड्स होंगे वो चारों तरफ से कवर्ड रहेंगे, किससे, स्केली लीव्स से, और ये स्केली लीव्स उसे प्रोटेक्शन देंगे। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वहां से बर्ड जो है जर्मिनेट करेंगे और न्यू प्लांट को जन्म देंगे। तो अब बर्ड के थ्रू कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ वो हमने देखा। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे वो है कॉर्न का। तो ये कॉर्न क्या होता है, ये भी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये गोल थिक राउंडेड स्ट्रक्चर है, ये अनब्रांच्ड होते हैं। जैसे हमने जिंजर में देखा था, तो जिंजर इज अ थिक एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। बट कॉर्न की जब बात करते हैं तो कॉर्न इज अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, ये भी थिक राउंडेड पार्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ बर्ड्स, ये बर्ड्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो ये राउंडेड बर्ड्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर में जो बर्ड्स पाए जाते हैं, ये बर्ड फेवरेबल कंडीशन आने पर ये न्यू प्लांट को जन्म देते हैं। तो इस तरह से ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि इन सबों का फॉर्मेशन जो हुआ है वो सिर्फ एक पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट के कारण हुआ है। सो दीज ऑल आर द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप्स हैं कि किस किस तरह से किस किस फॉर्म में वेजिटेटिव प्रोपगेशन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन 4 तरह से पाए गए। पहला था ट्यूबर, दूसरा था, अभी हम लोग स्टेम के मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो बाय स्टेम ये 4 तरह से हुआ। पहला ट्यूबर, दूसरा राइजोम, तीसरा बल्ब और चौथा कॉर्न। कॉर्न के जो एग्जाम्पल हैं वो है ग्लैडियोलस एंड कोलोकेशिया। कोलोकेशिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्न। तो कोलोकेशिया में हम लोग क्या पाएंगे कि राउंडेड, वहां पर नोड जो होगा वो राउंडेड नोड होगा। क्वेश्चन भी आते हैं कि किस टाइप के नोड पाए जाते हैं कोलोकेशिया में। तो ये जो नोड्स होते हैं ये कैसे नोड्स होते हैं, राउंडेड नोड्स होते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल अरबी वगैरह में भी हम लोग देखते हैं, राउंडेड नोड्स है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तक अंडरग्राउंड स्टेम को हम लोगों ने डिस्कस किया था, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एरियल स्टेम। एरियल स्टेम क्या होता है कि कभी कभी स्टेम के बेस से कुछ ऐसे ब्रांचेस बाहर आते हैं जो कि ग्राउंड के, जमीन के नजदीक होते हैं, और ये ब्रांचेस धीरे धीरे बेंड करके सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं। तो जिस पॉइंट पर वो सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं उस पॉइंट पर नोड भी है, बर्ड भी है। तो बर्ड जो है जर्मिनेट करके क्या बनाता है, रूट भी बना रहे हैं, और वहां पर उनके छोटे छोटे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अब क्या है कि रूट फिर वहां पर डेवलप कर गया। तो अब अगर ये पार्ट, ये स्टेम अगर प्लांट से अलग भी हो गए, ये कुछ कुछ लेयरिंग से मिलता जुलता है। लेयरिंग हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, तो ये लेयरिंग को हम लोग बाद में
काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट दिस रिजेंबल्स विद लेयरिंग, दिस प्रोसेस रिजेंबल्स विद लेयरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्लांट, जहाँ पर प्लांट से जो है छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं, और ये ब्रांचेस जब जमीन के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां से नोड वाले हिस्से से रूट भी बन जाता है और ऊपर पर छोटे छोटे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। उसके बाद ये इंडिविजुअल प्लांट एक नए प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखे, एरियल, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एरियल स्टेम जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट करता है। और एरियल स्टेम का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मिंट। इसका एक और एग्जाम्पल है जैसे ग्रास। ग्रास में भी क्या देखा है हमने कि कभी कभी गर्मियों में क्या होता है, सारे घास सूखे रहते हैं। तो सूखे जब रहते हैं तो इनमें जो बर्ड्स पाए जाते हैं, ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिस बर्ड्स के थ्रू हो रहा है वो बर्ड ओल्डर प्लांट पार्ट में डोरमेंट स्टेज में होंगे। डोरमेंट मतलब इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ये बर्ड जब फेवरेबल कंडीशन आता है, फेवरेबल कंडीशन मीन्स प्रॉपर अमाउंट में इन्हें फूड मिल रहा है, वार्मथ मिल रही है, फिर जो मॉइस्चर है, फूड, मॉइस्चर, वार्मथ, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो फिर ग्रो करेंगे न्यू प्लांट पार्ट्स में। तो ग्रास के केस में भी हमने देखा है कि गर्मी के दिनों में जब ये हम लोगों को नजर आता है कि मैदान जो है एकदम सूखे सूखे घास से भरा पड़ा है, ये सारे घास हम लोग ऐसे इमेजिन करते हैं जैसे ये मरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही उस पे बारिश होती है, जो फेवरेबल कंडीशन उनके लिए अवेलेबल होता है, तो सारे मैदान हम देखते हैं कि वो हरे घास में तुरंत उन पर हरे घास उग जाते हैं। तो ये कैसे होता है, क्योंकि हर वहां पर नोड वाले पोर्शन में जो बर्ड्स पाए जाते हैं, तो डोरमेंट स्टेज में थे, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन इन्हें मिलता है, ये क्या होते हैं, नए पौधे में, नए ग्रास में, ग्रास के प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। So now we discussed underground stem, aerial stem, and how leaves are also participating in natural vegetative propagation. अब एक जो बच गया है वो है रूट। रूट कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो रूट के केस में वो भी क्या होता है, रूट थिक हो जाते हैं फूड स्टोरेज के कारण। ये मॉडिफाइड रूट होते हैं, ये फूड स्टोर करके थिक हो जाते हैं और ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेम ट्यूबर, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रूट ट्यूबर। तो ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड बनता है, और जो रूट ट्यूबर बने हैं, अब क्या है, इसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो हम लोगों ने पोटैटो डिस्कस किया था, तो पोटैटो इज द एग्जांपल ऑफ स्टेम ट्यूबर, ओके, बट स्वीट पोटैटो इज द एग्जांपल ऑफ रूट पोटैटो। तो रूट का मॉडिफिकेशन है ये रूट ट्यूबर। स्वीट पोटैटो इज द एग्जांपल ऑफ root tuber, whereas potato is the example of shoot tuber, okay, stem tuber. तो अब ये हो गया रूट ट्यूबर। रूट ट्यूबर में भी वैसे ही आइस पाए जाएंगे और बर्ड्स जो है वहां से जर्मिनेट करके न्यू प्लांट पार्ट को जन्म देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द ओल्डर प्लांट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट में किस तरह से बर्ड्स डोरमेंट स्टेज में होते हैं, फेवरेबल कंडीशन आने पर वो नए प्लांट पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और नए प्लांट पार्ट्स को बनाते हैं, और इस तरह से वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से। तो अब हम लोग को जो लास्ट पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है वो है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होगा, इसके जो एडवांटेजेस होंगे वो बहुत सारे हैं। जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ वेरी फास्टर प्रोसेस, ये बहुत फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, पहले पॉलिनेशन होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर
फ्रूट बनेंगे, फ्रूट से के अंदर फिर सीड्स का फॉर्मेशन होगा, फिर ये सीड्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में जर्मिनेट करके नए प्लांट देंगे. तो इट्स वेरी टाइम टेकिंग. बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ वेरी फास्टर प्रोसेस बिकॉज इन दिस प्रोसेस वी आर यूजिंग older parts of the plant and from there only we are getting new plants. Okay. और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो प्लांट हम लोगों ने पाया है, जो नए पौधे होंगे, वो नए पौधे काफी तेजी से बहुत कम टाइम में वो फ्रूट और फ्लावर्स देते हैं, जबकि जो रिप्रोडक्शन के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू सीड वाले प्लांट्स में ये काफी देर से होता है. तो इस तरह से हमने देखा कि ये काफी फास्ट प्रोसेस है. दूसरा क्या एडवांटेज है कि ये सीडलेस प्लांट के प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल है. ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं होते या फिर सीड्स जर्मिनेट नहीं करते हैं, न्यू प्लांट में सीड्स होते हैं पर जर्मिनेट नहीं करते, तो इस टाइप के प्लांट के लिए इट्स वेरी यूजफुल. दिस मेथड इज वेरी यूजफुल. और तीसरा क्या है कि हम लोगों को जो भी नए प्लांट्स मिलते हैं उनकी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट प्लांट से हूबहू मिलती है, बिकॉज दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट्स. इसलिए इनके जो क्वालिटीज होते हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से मिलती है. तो ये तो एडवांटेज की बात हुई. अब हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज की बात. अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं प्लांट्स की? तो जो अगर जैसा कि हमने पहले ही कहा है आपसे कि एडवांटेजेस में बताया गया था कि जो नए प्लांट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हूबहू मिलती है अपने पेरेंट प्लांट से. तो अब क्या है, अगर पेरेंट प्लांट्स में कोई बीमारी होगी, कोई इन्फेक्शन होगा, तो वो नए प्लांट्स में भी पाया जाएगा. वो इन्फेक्शन या वो डिसएडवांटेजेस यहाँ भी हम लोगों को देखने को मिलेगा. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो क्या है कि जैसा हम लोग जान रहे हैं कि ओल्डर पार्ट ऑफ प्लांट्स से निकल रहे हैं नए पौधे, तो वो प्लांट्स जो पेरेंट प्लांट हैं उनके आसपास ही नए पौधे का ग्रोथ होगा. तो इस तरह से ओवर क्राउडिंग हो जाएगी वहां पर. और अगर प्लांट की ओवर क्राउडिंग हुई तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि सारे प्लांट्स एक ही जगह पर इकट्ठे हैं. जहां पर पेरेंट प्लांट है वहीं पर न्यू प्लांट भी निकल रहे हैं. तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि वहां ओवर क्राउडिंग के कारण न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और इट विल काउज डिस्ट्रक्शन ऑफ होल crop. Okay, so these were the advantages and disadvantages of vegetative propagation. In my next video we are going to study about artificial vegetative propagation. So I hope you would have liked this video, you would have enjoyed this video. So अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो just like this video and subscribe the channel so that you can get the next video as soon as possible. Thank you very much for watching the video.